heading though beats. So we'll be discussing the phenomena of beats. Now, what do you mean by beats? The phenomena of alternate variation of intensity of sound with the time at a particular position when two sound waves of nearly equal frequencies and amplitudes traveling in same direction superimpose on each other is called beats. तो बीट्स का क्या मतलब है कि हमारे पास एक मीडियम में दो वेव्स हैं, एक वेव वन है और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, और एक और वेव टू है, उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू टू। दो वेव्स दोनों एक साथ प्रोपेगेट कर रहे हैं इन सेम मीडियम, दोनों एक मीडियम में प्रोपेगेट कर रहे हैं। So they are propagating in same medium at same time, but the frequency of the two waves are not same. तो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये जो दोनों की फ्रीक्वेंसी है उसमें फर्क है, लेकिन जो फर्क है वो डिफरेंस स्मॉल है। डिफरेंस तो है बट स्मॉल है, तभी हम कह रहे हैं नियरली इक्वल। नियरली इक्वल का मतलब कि फ्रीक्वेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो कम है, डिफरेंस है पर कम डिफरेंस है। तो हम यहां पे क्या नोटिस करते हैं कि जब हम एक सिंगल पार्टिकल ऑफ मीडियम, तो हमने मीडियम के एक सिंगल पार्टिकल को कंसिडर किया, जैसे मैंने ये एक सिंगल पार्टिकल ले लिया, ये सिंगल पार्टिकल ले लिया ऑफ अ मीडियम, और ये जो सिंगल पार्टिकल है इसके ऊपर ये दोनों वेव्स एक साथ प्रोपेगेट कर रही हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो सिंगल पार्टिकल है, ये पार्टिकल इन दोनों वेव्स के कारण जो रिजल्टिंग ऑसिलेशन देगा, तो इसकी जो रिजल्टिंग ऑसिलेशन आएगी, वो रिजल्टिंग ऑसिलेशन हम जब नोटिस करेंगे तो वो कैसे आएगी? वो ऑसिलेशन में आप सिंगल पार्टिकल को नोटिस करोगे कि पहले उसका ये एम्पलीट्यूड बढ़ आएगा, उसके बाद विद टाइम उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये देखो, ये एम्पलीट्यूड विद टाइम क्या कर रहा है? कम हो रहा है। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस करोगे कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू फिर इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगी। तो सेम पार्टिकल है, सेम पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, और वो एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, फिर विद टाइम वो कम हो गया, एंड फिर दोबारा वो बढ़ गया। ये फिर दोबारा से देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप नोटिस करो, ये आपके पार्टिकल की ये जैसे ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बढ़ रही है, फिर दोबारा से देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कम होगी, और फिर दोबारा से ये आपका गिवन एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया। तो एक सिंगल पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, फिर उसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बीट्स। बीट में क्या होता है? कोई एक चीज बार 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 रिपीटेड मोशन में रिपीट हो रही है, और यहां पर जो हो रहा है रिपीटेड मोशन में वो है पार्टिकल का एम्पलीट्यूड का चेंज होना। तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जब चेंज होगा तो हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है, that intensity is directly proportional to the square of amplitude. So intensity is directly proportional to the square of amplitude. And what is intensity? Intensity means your energy propagating per unit area per unit time. तो वो जो एनर्जी यूनिट एरिया यूनिट टाइम में प्रोपेगेट कर रही है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, कि भाई यूनिट एरिया यूनिट टाइम में आपको कितनी एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब ऐसे ये दो वेव्स आपस में मिलेंगी तो आपके कान के पास जो ईयर के पास पार्टिकल है वो ऐसी दो वेव्स के मिलने पे कभी ज्यादा एम्पलीट्यूड पे और फिर कभी कम एम्पलीट्यूड पे और फिर कभी जीरो एम्पलीट्यूड
फिर दोबारा से वो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फिर वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। तो वो जो आपके कान वाला पार्टिकल है, कान के पास जो पार्टिकल है, वो कभी ज्यादा एम्पलीट्यूड, कभी कम एम्पलीट्यूड, कभी ज्यादा एम्पलीट्यूड और कभी कम एम्पलीट्यूड से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हमारे जो कान है, उनका जो ईयर ड्रम है, वो ईयर ड्रम को कभी ज्यादा हाई एम्पलीट्यूड वाली वाइब्रेशन मिलेगी, फिर उसी ईयर ड्रम को कम एम्पलीट्यूड वाली वाइब्रेशन मिलेगी, फिर ज्यादा फिर कम। तो हमारा जो ब्रेन है, उसको जो डिस्टरबेंस सेंस कर रहा है, वो कभी वो ज्यादा एनर्जी की सेंस करेगा, कभी कम एनर्जी, फिर ज्यादा एनर्जी, फिर कम एनर्जी, और इस चीज को हम बीट्स कहते हैं। तो दिस इज नोन एज योर बीट। और यहां पर ये जो आप गिवन केस में देखो, एम्पलीट्यूड आपका ज्यादा था, कम होके फिर दोबारा आपका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो ये एम्पलीट्यूड देखो ज्यादा था, फिर वो कम होके फिर दोबारा वो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो ये जो एम्पलीट्यूड जो है, ये मैक्सिमम से जीरो होके फिर मैक्सिमम हो जाए, इस चीज को हम वन बीट कहते हैं। तो वन बीट का क्या मतलब है? वन बीट का मतलब है कि आपकी इंटेंसिटी जो थी, इंटेंसिटी मतलब जो आपका एम्पलीट्यूड था, वो मैक्सिमम से जीरो होके दोबारा क्या हो गया, मैक्सिमम। तो ये वन बीट हो गई, इसको हम वन बीट कहते हैं। सो if the intensity of sound is maximum at time zero, then one beat is said to be formed when the intensity becomes maximum again after becoming minimum once in between. तो मेरे पास इंटेंसिटी का मतलब स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो मेरे पास अगर मैं यहां पे देखूं, तो मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से जीरो हो गया, जीरो से फिर दोबारा मैक्सिमम हो गया। तो ये मैक्सिमम से जीरो होके ये जो मैक्सिमम हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, वन बीट बोलेंगे। दिस इज नोन एज वन बीट। और ये जो आप वन बीट ऑब्जर्व कर रहे हो, ये वन बीट को जो टाइम लगा, ये जो टाइम लगा वन बीट को, इस टाइम को हम कहते हैं बीट पीरियड। वी कॉल दिस टाइम एज बीट पीरियड। इस टाइम को हम बीट पीरियड कहते हैं। तो व्हाट इज योर बीट पीरियड? द टाइम taken between two successive beats, that is two successive maximum of sound, is called beat period. तो जब आपकी जो साउंड है वो मैक्सिमम होके जीरो होके फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी की हो जाए, तो वो वन बीट है। तो यहां पे अगर मैं नोटिस करूं, तो ये एक बीट बन गया, और एक बीट बनने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? उस टाइम को हम कहते हैं बीट पीरियड। तो हम बीट पीरियड को टी बी के साथ क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकंड में कितनी बीट्स बन रही हैं, एंड एक सेकंड में कितनी बीट्स बन रही हैं, उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एंड बीट फ्रीक्वेंसी इज मैथमेटिकली रेसिप्रोकल ऑफ द बीट पीरियड। तो एक बीट को बनने में जो टाइम लगा, उसको बीट पीरियड कहते हैं, और नंबर ऑफ बीट्स जो एक सेकंड में बनेंगी, उसको बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो बीट पीरियड का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अब हम थोड़ा सा और इलेबरेट करके अंडरस्टैंड करेंगे कि बीट्स बनती कैसे हैं। हमें पेपर में इसके दो टाइप में क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा कि बीट की फॉर्मेशन को ग्राफिकली दिखाओ, और दूसरा आएगा कि बीट की जो फॉर्मेशन है उसको एनालिटिकली, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले हम बीट की फॉर्मेशन करेंगे ग्राफिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डिस्कसिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीट्स। तो हम बीट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। And in case of your graphical representation of beats, consider a medium in which two waves of equal amplitude are propagating such that their frequency of vibration are different. One wave is
propagating with frequency of 6 hertz and other with frequency of 8 hertz रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास हमने कंसिडर किया कि दो वेव्स हैं एक ही मीडियम में, और वो दो वेव्स जब एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं तो उनका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में फर्क है। और अगर मैं नोटिस करूं तो वो फर्क मैंने ज्यादा नहीं रखा, कम रखा है। एक 6 हर्ट्ज है और एक 8 हर्ट्ज है। तो अगर आप वो डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस देखो तो सिर्फ 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है। तो हमने कहा था कि बीट्स तब बनती हैं जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो, पर वो डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो वेव्स कंसिडर कर ली। एक वेव ले ली जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट है, दूसरी ले ली जिसकी फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट है। दोनों एक साथ एक ही मीडियम में प्रोपेगेट कर रहे हैं। सो लेट अस graphically represent oscillation of a single particle of the medium। तो हम यहां पे अब क्या कर रहे हैं, हम एक सिंगल पार्टिकल की ऑसिलेशन को स्टडी कर रहे हैं। कैसे स्टडी कर रहे हैं? ग्राफिकली। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे जो ग्राफ बनाऊंगा वो एक सिंगल पार्टिकल की ऑसिलेशन के लिए बनाऊंगा कि दो वेव्स हैं, और वो जो दो वेव्स हैं उनमें एक वेव की फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट है, दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट है, और ये दोनों वेव्स एक ही मीडियम में एक साथ प्रोपेगेट कर रही हैं। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो इन दोनों के असर में वाइब्रेट कर रहा है वो कैसे ऑसिलेट करेगा। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए। तो मैंने यहाँ पर 4 इक्वल इंटरवल, ये 4 इक्वल इंटरवल मैंने ड्रॉ कर दिए। और ये जो 4 इक्वल इंटरवल है इसमें मैं अपनी वेव्स की ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करूंगा। और सबसे पहले जो मैं वेव रिप्रेजेंट करूंगा वो 6 हर्ट्ज वाली है। तो ये जो 6 हर्ट्ज वाली वेव आप नोटिस कर रहे हो, अगर मैं ये टाइम यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैं टाइम 1 सेकेंड लूँ, तो जैसे आप आगे जा रहे हो ये आपका टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। तो आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि मैं ऑसिलेशन दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 1 दिखा रहा हूँ। तो वो मेरा जो पार्टिकल है उसकी जो पहली वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगी विद टाइम वो मैं प्लॉट करने लगा हूँ। और जब मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ तो मैं क्या मान रहा हूँ कि 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो 6 हर्ट्ज का मतलब हाउ मेनी साइकिल्स आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड? 6 साइकिल्स। 6 साइकिल्स 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो ये 4 इक्वल पार्ट बनाए। तो जब ये 4 इक्वल पार्ट बनाऊंगा तो मैंने देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो मैंने ऑसिलेशन ली वो मैंने देखो 1.5 वेव लेने से क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करो 1.5 को तो 6 वेव्स बन जाएंगी। तो मैंने पूरे 1 सेकेंड में टोटल जो यहाँ पे वेव्स बनाई वो 6 हो गई। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में आपको ना ये डायग्राम बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी अगर आप ये पॉइंट्स को याद नहीं रखोगे। तो पेपर में ये आ जाना क्वेश्चन बनाने को। तो आपने सबसे पहले तो 6 हर्ट्ज बनाना है और आपने 4 इक्वल इंटरवल ले लिए। 0 से 1 सेकेंड को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और आप ये 1.5 वेव बना रहे हो हर पार्ट में। तो हर पार्ट में 1.5 बनाओगे तो 1.5 इंटू 4 6 साइकिल्स हो गए इन 1 सेकेंड। अच्छा, अब अगर मैं फर्दर दूसरी वेव को अब यहाँ पे प्रोपेगेट कराऊं, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं अब इसी मीडियम में, सेम मेरा मीडियम है, अब इस सेम मीडियम में आपके पार्टिकल की मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, अगेन वही टाइम 0 से लेके 1 सेकेंड। लेकिन अब जो मैं वेव ले रहा हूं वो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस वेव की जो मैं फ्रीक्वेंसी राइट नाउ कंसिडर कर रहा हूं वो मैं ले रहा हूं 8 हर्ट्ज। तो 8 हर्ट्ज का मतलब कितने साइकिल्स हो गए? 8 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो अगर 8 साइकिल इन 1 सेकेंड,
तो मैं यहाँ पे जब इसको प्लॉट करूंगा तो कैसे प्लॉट करूंगा, मैं यहाँ पर 8 साइकिल्स बनाऊंगा। तो 1/4 में 2 साइकिल बना दो, तो 1/4 में 2 साइकिल, तो टोटल कितने हो गए 8। तो देखो ये एम्पलीट्यूड आपने सेम रखना है, आपने एम्पलीट्यूड सेम रखना है, बट एक पार्ट में आपने 2 वेव्स बना दी। तो ये एक पार्ट में 2 वेव्स बना दी, फिर दोबारा ऐसे ही 2 वेव्स, फिर दोबारा ऐसे ही 2 वेव्स, और फिर दोबारा ये आपकी 2 वेव्स। तो अगर आप नोटिस करो तो टोटल आपने कितनी बना दी, 8 वेव्स बना दी। तो आपकी टोटल 8 वेव्स बन गई। अब ये दोनों एक साथ एक ही मीडियम में प्रोपेगेट कर रही हैं। तो अब जो मैं बनाने लगा हूं, आप चाहो तो ना भी बनाओ तो भी चलेगा, पर मैं अब ये दिखाने लगा हूं कि ये दोनों अगर एक साथ एक ही मीडियम में हो रही हैं तो क्या होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये जो मैंने येलो के साथ रिप्रेजेंट की थी वेव 1, ये मेरा 1.5 पोर्शन ऐसे था, 1.5। तो ये 1.5 पोर्शन आपका जो पूरा आपने 1 सेकेंड लिया है उसके आपने 4 हिस्से कर दिए, उसमें आप ये देखो ऐसे 6 आपने वेव्स बना दी। अच्छा अब वही 1.5 में अब आप ये 2-2 करके बना रहे हो, ये 2, ये आपकी 2 वेव्स बन गई, ये 2 वेव बन गई। सेम जो ऊपर मैंने बनाया था उसको बस मैंने इकट्ठा कर दिया, ये मैंने एक साथ इसको इकट्ठा कर दिया। तो मैं यहाँ पे अगर नोटिस करूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा, जो ऊपर मैंने बनाया है उसको अब मैं एक साथ बना रहा हूँ। ये अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, पर आपको मैंने समझा दिया बनाना कैसे है। कि पूरा एक लाइन ले लो, उसको 4 हिस्से में डिवाइड करो, पहली वेव का 1.5 पोर्शन बनाओ 1/4 में, दूसरी वेव के 2 वेव्स बना दो 1/4 में, ऐसे ही आप वो हर पार्ट में करो तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। अच्छा अब आप नोटिस करो, जो आपका गिवन पार्टिकल है, अगर आप उस गिवन पार्टिकल को इस रीजन में देखो तो दोनों वेव्स के हिसाब से उसको ऊपर जाना चाहिए। हाँ जी, दिख रहा है, दोनों वेव्स के हिसाब से उसको ऊपर जाना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं y1 y2 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वेव के हिसाब से भी पार्टिकल ऊपर जाना चाहिए, सेकंड वेव के हिसाब से भी पार्टिकल ऊपर जाना चाहिए। तो यहां पे इन फेज सुपर पोजिशनिंग होगी, तो वो पार्टिकल जितना आपको दिख रहा है उससे ज्यादा ऊपर जाएगा। अच्छा अगर अब मैं थोड़ी देर बाद यहां देखूं, ये देखो यहां देखो क्या नजर आ रहा है, येलो वाला पोर्शन ऊपर है, व्हाइट वाला पोर्शन नीचे है। तो येलो वाले के हिसाब से मतलब वेव 1 के हिसाब से पार्टिकल को कहां जाना चाहिए, ऊपर, और 2 के हिसाब से कहां जाना चाहिए, नीचे। तो पार्टिकल जाएगा कहां, इसका रिजल्टेंट। तो जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये देखो माइनस हो रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहां पर रिजल्टेंट बढ़ रहा था, यहां पे रिजल्टेंट माइनस हो गया, कम हो गया। और अगर मैं यहां पे फिर देखूं, ये देखो ये फिर दोबारा यहां पे देखो फिर ऐड हो रहे हैं, फिर बढ़ गया रिजल्टेंट। अच्छा उसके बाद अगर मैं यहां पे देखूं, ये देखो ये येलो और व्हाइट फिर ऑपोजिट हो रहे हैं, फिर रिजल्टेंट कम हो गया। और फिर दोबारा देखो यहां पे देखो तो फिर रिजल्टेंट बढ़ गया। आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वही पार्टिकल में y1 y2 कभी ऐड होके मैक्सिमम रिजल्टेंट दे रहे हैं, और कभी वही y1 y2 करने ऐड ही थे पर ऑपोजिट होने के कारण वो माइनस होके लेस रिजल्टेंट दे रहे हैं। तो इससे हुआ क्या कि विद टाइम जब आप इस पार्टिकल को देखोगे तो वेव के आपस में मिलने के कारण कभी वो जो गिवन पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, और कभी वो माइनस होके कम हो जाएगा। तो अगर मैं इस चीज को नोटिस करूं तो यहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यहां पे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर दोबारा से कम हो रहा है, और फिर यहां पे फिर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो हमारा अब फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट जब आप प्लॉट करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये आपका एम्पलीट्यूड, ये देखो यहाँ पे ये बढ़ गया, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया। और फिर आप जब अब आगे जा रहे हो तो यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो आपका एम्पलीट्यूड कम हो गया। फिर उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आगे जाके फिर एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो आपने क्या नोटिस किया कि ये फिर इनकी डिस्प्लेसमेंट्स या आगे जाके ये फिर बढ़ गई। अच्छा इसके बाद आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे देखो फिर ये माइनस हो गए, तो फिर आपका जो एम्पलीट्यूड है वो फिर दोबारा से कम हो गया। अच्छा इसके बाद यहाँ पे देखो फिर ये ऐड हो रहे हैं, तो अगर ये ऐड हो रहे हैं तो फिर दोबारा से आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ
मैं नोटिस कर रहा हूं कि ये मेरा एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ये मेरा जो गिवन एम्पलीट्यूड है ये यहां से देखो ऐसे बढ़ के ये कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर ये एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर दोबारा से ये बढ़ गया। तो ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका जो एम्पलीट्यूड है ये ऐसे गिवन केस में वेरी कर रहा है विद टाइम। तो यहाँ पे आपने टाइम जो था वो 0 लिया था, यहाँ पे जो टाइम वो आपने 1 सेकेंड लिया था, और हमने क्या कहा था कि ये एक बार मैक्सिमम होने के बाद दोबारा मैक्सिमम होना, ये क्या बन जाएगा, 1 बीट। तो ये आपकी एक बीट बन गई, दिस इज 1 बीट। और ये जो एक बीट बनी, इसके बाद अगर आप दोबारा देखो तो ये आपके पास फिर 1 बीट, ये दूसरी बीट बन गई, क्योंकि ये मैक्सिमम से फिर मिनिमम। तो कितनी बीट्स बन रही हैं यहां पे, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो यहां पे नंबर ऑफ बीट्स कितनी बन रही हैं, हाँ जी कितनी बन रही हैं, 2। और कितने टाइम में, 1 सेकेंड। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, हमने कहा था व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। तो मेरी यहाँ पे जो बीट फ्रीक्वेंसी उसको हम ऐसे न्यू बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितनी बन रही है, 2 हर्ट्ज। तो मेरी बीट फ्रीक्वेंसी बन रही है 2 हर्ट्ज। और अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं, ये देखो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये जो आपका सोर्स है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को आप माइनस करो तो देखो कितना आंसर आ रहा है, 2 हर्ट्ज। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो बीट फ्रीक्वेंसी आती है वो दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होती है। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी आएगी, जो यहां पे बीट की फ्रीक्वेंसी आएगी, वो दोनों सोर्स के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगी। तो इसको मैं या तो ऐसे लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिपेंडिंग। ये वाला रिलेशन तब होगा जब न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, ये वाला रिलेशन तब होगा व्हेन न्यू1 इज ग्रेटर देन न्यू2। तो ये हमारे पास गिवन बीट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया कि जो आपकी बीट की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। मतलब कितनी बीट्स बनेंगी, दोनों जो वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा वो आपकी नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड के इक्वल होगी। हाँ जी क्लियर है ये। तो ग्राफिकली समझ में आया क्या हो रहा है, कि जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में फर्क होगा आपस में जब मिलेंगी तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वहां पर जो पार्टिकल है वो कभी इन फेज ऑसिलेट करेगा, कभी आउट ऑफ फेज ऑसिलेट करेगा। इन फेज में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, आउट ऑफ फेज में एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। और ये चीज विद टाइम क्या करती रहेगी, वेरी करती रहेगी, कभी एम्पलीट्यूड बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया कम हो गया, और इस चीज को हम बीट्स कहते हैं। तो अब ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आगे आएगा इसको एनालिटिकली शो करो। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। So analytical method for formation of beats. Consider two wave trains of equal amplitude r and slightly different frequencies nu1 and nu2 traveling in a medium in same direction. Time dependent variation of displacement due to the wave at a particular location can be given as, तो हम एक पर्टिकुलर लोकेशन मतलब एक सिंगल पार्टिकल एक सिंगल जगह पे हम ये जो दो वेव्स हैं उनकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने लगे। तो जो मेरे पास वेव 1 है उसके अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन बनेगी वो होगी आर साइन ऑफ ओमेगा 1t, वेयर ओमेगा 1 इज 2 पाई न्यू1। एंड दूसरी वेव जो ट्रेवल कर रही है उसकी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी आर साइन ओमेगा 2t, एंड ओमेगा 2 जो है वो 2 पाई न्यू2। और यहां पे हम मान रहे हैं कि न्यू1 इज ग्रेटर देन न्यू2। तो न्यू1 माइनस न्यू2 जो है वो हमारा यहां पे ग्रेटर देन 0 होगा। और ये जो डिफरेंस है ये हमारा स्मॉल डिफरेंस है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। क्यों है ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कि मैं स्मॉल क्यों ले रहा हूं, मैं बार बार स्मॉल क्यों बोल रहा हूं। देखो अगर तो इनको आपने इक्वल कर दिया तो फिर तो बीट्स बनेंगी नहीं, बीट्स बनेंगी तब जब फर्क होगा, पर वो फर्क जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल क्यों होना चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर पहले हमारे पास ये दो गिवन वेव ट्रेन आ गए। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई
ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये दोनों वेव्स एक साथ एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, तो जो रिजल्टिंग वेव इक्वेशन बनेगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन मतलब आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन योर गिवन रिजल्टिंग वेव इक्वेशन, जो हमारी रिजल्टिंग वेव इक्वेशन होगी वो ये y1 एंड y2 का सम होगी। तो r कॉमन निकल गया, साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस साइन ऑफ ओमेगा 2t। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो जब आप ये साइन ऑफ ओमेगा 1t साइन ऑफ ओमेगा 2t कर रहे हो तो ये आपके पास आ गया साइन c प्लस साइन d। तो साइन सी प्लस साइन डी, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये जो गिवन रिजल्टिंग इक्वेशन है ये आ गई आर ट्वाइस ऑफ साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 टी बाय 2। तो ये हमारे पास गिवन सी प्लस डी बाय 2, तो दोनों को ऐड किया तो टी कॉमन निकल गया, ये मेरे पास साइन कॉस ऑफ, अब दोनों को माइनस करना है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी बाय 2। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन आ गई। तो इसमें मेरे पास ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन बनी ये मेरे पास बन गई 2r कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी बाय 2 साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी बाय 2। अब इस रिलेशन में अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये जो आपको यहाँ पे ये साइन की वैल्यू जो नजर आ रही है इसमें जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 है, ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ये जो है ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2, तो दोनों के अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, तो एवरेज क्या होगी, एवरेज होगी दोनों को ऐड करके 2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये आ गया साइन ऑफ एवरेज फ्रीक्वेंसी, ये आ गया साइन ऑफ एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। तो ये हमारे पास हो गया, ऑसिलेशन में हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, तो y इज इक्वल टू ये हो गया पूरा का पूरा r, ये हो गया पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड, और साथ में आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर मैं नोटिस करूं तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये जो चीज आप देख रहे हो ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड है। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट इज दैट this particular equation is the equation of your beat, this is equation of beat, ये beat की equation है। और इस equation में ये जो आप वैल्यू देख रहे हो 2r cos of ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 इंटू टी, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो दिस इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द बीट, जो आपकी बीट बनी है उसका एम्पलीट्यूड है। और यहां पे देखो अगर मैं ये ओमेगा 1 जिसकी वैल्यू 2 पाई न्यू 1 है और ओमेगा 2 जिसकी वैल्यू 2 पाई न्यू 2, अगर उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे ये 2r कॉस ऑफ 2 पाई कॉमन निकल गया, न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी बाय 2, ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया। और यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमारी जो एम्पलीट्यूड बनी इस पर्टिकुलर बीट की, दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द बीट, वो जो एम्पलीट्यूड है उसका रिलेशन आ गया 2r कॉस ऑफ पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी। तो ये हमारे गिवन बीट जो हम पढ़ रहे हैं ये उसका एम्पलीट्यूड आ गया, ये आपका वो बीट का एम्पलीट्यूड आ गया। और हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं दैट योर एम्पलीट्यूड ऑफ बीट इज चेंजिंग विद टाइम। ये देखो ये टाइम को अगर मैं बदलूंगा तो एम्पलीट्यूड भी क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो स्टैंडिंग वेव में पता क्या था, स्टैंडिंग वेव में था कि एक पॉइंट होता था जो नोड होता था जो कभी ऑसिलेट ही नहीं करता था,
उसके आगे जाके फिर एक पॉइंट आता था जो एंटी नोड होता था, जो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करता था। इसके बीच में पार्टिकल्स होते थे जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो एंटी नोड से कम है, नोड से ज्यादा है, पर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड फिक्स था। हाँ, ये था कि एक ऐसा था जो कम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट कर रहा है, एक ऐसा है जो ज्यादा पे कर रहा है। यहां पर बीट में क्या होता है, सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल, वही सिंगल पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कभी बढ़ जाएगा, वो ऐसे ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेगा, फिर उसी का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, फिर उसी का फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एक सिंगल पार्टिकल का ही एम्पलीट्यूड विद टाइम क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। और यहां पे अगर अब मैंने देखना है कि मेरा एम्पलीट्यूड कब कब मैक्सिमम हो रहा है, तो द टाइम at which amplitude of a beat is maximum। तो अगर मैं देखना चाहता हूं कि कब एम्पलीट्यूड मेरा मैक्सिमम हो रहा है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस मैक्सिमम होगा। कॉस कब मैक्सिमम होगा, जब उसकी वैल्यू या +1 होगी या -1 होगी। +1 पे क्या होगा कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम में मैक्सिमम है, -1 पे क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड नेगेटिव एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है। तो आप यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर मैं चाहता हूं कि एम्पलीट्यूड मेरा मैक्सिमम हो, तो इसके लिए ये जो कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी मेरे को फैक्टर नजर आ रहा है, ये वाला जो मेरा फैक्टर है ये या +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि कॉस ऑफ थीटा +1 कब होगा, जब थीटा 0 है। -1 कब होगा, जब थीटा पाई है। फिर आप अगर आप इसको 2 पाई कर दोगे तो फिर 1 हो जाएगा, अगर आप 3 पाई कर दोगे तो फिर -1 हो जाएगा, 4 पाई कर दोगे तो फिर 1 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब कि ये जो कॉस के बाद आपको ये एंगल नजर आ रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल की जो वैल्यू है, ये कॉस के बाद जो आपको एंगल नजर आ रहा है, ये वाला एंगल, इसकी जो वैल्यू है, ये या 0 या पाई या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई, मतलब ये क्या होगी, n पाई। वेयर वेयर n जो है वो 0 1 2 3 सो ऑन, n की ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 से लेके 1 2 3, एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, ये 0 1 2 3 सो ऑन, इसकी ये वैल्यूज है। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये जो टाइम आया ये कितना आ गया, n/न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो ये क्या आया, ये वो सारे टाइम आ गए जिसपे आपका जो बीट है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो बीट की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी वो इस टाइम पे होगी, n/न्यू 1 माइनस न्यू 2, वेयर n जो है वो 0 1 2 3 सो ऑन। So the time at which amplitude of beat is maximum, वो जो टाइम है उसमें पहले n को 0 पुट कर दो, फिर n को 1 पुट कर दो, फिर n को 2 पुट कर दो, फिर n को 3 पुट कर दो, फिर n को 4 पुट कर दो, ऐसे करी जाओ। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ऐसा नहीं है कि एक बार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड ये देखो, अगर टाइम 0 पे मैक्सिमम है तो फिर वो मिनिमम होके फिर इतने टाइम पे फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वो मिनिमम होके इस टाइम पे फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वो मिनिमम होके इस टाइम पे फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो बार बार वो मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर, और ये वो हर टाइम है जिसपे आपकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, ये वो सारे टाइम है जिसपे मैक्सिमम हो रही है। और हमने क्या कहा था, 1 बीट कब बनती है, 1 बीट तब बनती है जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से कम होके तो 12 मैक्सिमम हो जाए। तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये वाला टाइम के बीच में जो इंटरवल, या ये वाले टाइम के बीच में इंटरवल, या ये वाले टाइम के बीच में इंटरवल, कोई भी दो मैक्सिमम के टाइम के बीच में इंटरवल जो होगा वो आपका टाइम होगा जिसमें एक बीट बनेगी। और एक बीट बनने के टाइम को क्या कहते हैं, बीट पीरियड। तो अगर मैंने यहाँ पे बीट पीरियड निकालना है तो मेरी जो बीट पीरियड की वैल्यू होगी
वो बीट पीरियड की वैल्यू क्या होगी, दो मैक्सिमम वाले टाइम के बीच वाला टाइम, क्योंकि मैक्सिमम से जीरो होके फिर मैक्सिमम आपकी जो वो एम्पलीट्यूड की वेरिएशन जिस टाइम में होगी उसको एक बीट कहते हैं, और एक बीट के टाइम को बीट पीरियड कहते हैं। तो आप किसी भी दो कंसेक्टिव को, कोई भी दो कंसेक्टिव टाइम को माइनस कर दो, तो ये आ गया 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2 माइनस 1 ओवर न्यू 1 माइनस न्यू 2, तो ये 1 ओवर न्यू 1 माइनस न्यू 2, तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो कितना आ गया, 1 ओवर न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा बीट पीरियड आ गया। एंड बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ बीट पीरियड, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो हमारे पास जो गिवन बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ गई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इफ न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2। तो वही आ गया जो पीछे हमने ग्राफिकली नोटिस किया था। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है वो दो वेव्स जो आपस में मिल रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का क्या है, डिफरेंस है। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स विच विल मीट विद ईच अदर। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में ये आएगी, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि डिफरेंस होना चाहिए पर स्मॉल होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, डिफरेंस होना चाहिए पर स्मॉल। अब क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस होना चाहिए, वो तो पता लग गया क्योंकि तभी बीट बनेगी, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू 1 माइनस न्यू 2। अगर मैं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ले लूंगा तो बीट फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगी, फिर तो बीट्स बनेंगी नहीं। बीट्स तो तभी बनेंगी जब डिफरेंस होगा, ठीक है। और कितनी बीट्स बनेंगी वो डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा डिफरेंस उतनी ज्यादा बीट्स, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा नंबर ऑफ बीट्स भी उतनी ज्यादा बनेंगी। तो बात तो ये आ रही है कि यार नंबर ऑफ बीट्स तो बढ़ रही हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कम होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आ गया, व्हाई द टू सोर्सेज शुड बी ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट द डिफरेंस शुड बी स्मॉल। डिफरेंस स्मॉल क्यों होना चाहिए। तो हमारे पास अब यहां पे क्वेश्चन आ गया, और वो क्वेश्चन है कि व्हाई द डिफरेंस इन द सोर्स शुड बी स्मॉल। ये डिफरेंस स्मॉल क्यों होना चाहिए। और प्रैक्टिकली ये जो डिफरेंस है इट शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज। मतलब अगर हम कहें कितना स्मॉल, तो प्रैक्टिकली ये डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 10 हर्ट्ज, ये ज्यादा 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है योर फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। मतलब ये जो चीज हो रही है जो आप देख रहे हो, ये ऊपर स्मॉल डिफरेंस है, ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। नाउ व्हाट इज फिनोमिना ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। Persistence of hearing means that the time for which sensation of sound stays in our brain or ear। तो हमारा जो ब्रेन है या ईयर है उसमें जो एक साउंड हम रिसीव करते हैं वो कितनी देर के लिए रहती है, कितनी देर के लिए स्टे करती है। अब देखो, मैं कुछ भी जो सुन रहा हूं वो क्यों सुन रहा हूं, या आप मेरी आवाज क्यों सुन रहे हो, क्योंकि मैं बोल के क्या कर रहा हूं, डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहा हूं। आपके कान के पास वाला जो पार्टिकल है वो मैंने अपने बोलने से डिस्टर्ब कर दिया। अब वो जो डिस्टर्ब हुआ उसने आपके ईयर ड्रम को डिस्टर्ब किया। आपका जो ईयर ड्रम है जब वो डिस्टर्ब हुआ तो ब्रेन ने उसको सेंस किया। जो भी ईयर ड्रम की डिस्टर्बेंस हो रही है ब्रेन उसको सेंस कर रहा है, जिसको ब्रेन साउंड के फॉर्म में रिसीव कर रहा है। तो यहां पे क्या है कि आपके ईयर ड्रम में वाइब्रेशन आई, ब्रेन ने उसको रिसीव किया, साउंड मिल गई। अब अगली वाइब्रेशन पे ब्रेन को अगली साउंड मिलेगी, फिर अगली वाइब्रेशन पे अगली साउंड, अगली वाइब्रेशन पे। इसका मतलब ब्रेन एक वाइब्रेशन सुनेगा, उसके बाद अगली वाइब्रेशन सुनने के लिए कुछ टाइम लगेगा ना, क्योंकि पहले एक वाइब्रेशन सुनी, फिर अब अगली सुनेगा, फिर अगली सुनेगा, फिर अगली। तो एक वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन अगली वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है जितने टाइम में, उसको कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। एंड फॉर ह्यूमन ईयर
for human ear, your persistence of hearing, persistence of hearing is 0.1 सेकेंड. ह्यूमन ईयर के लिए जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है वो 0.1 सेकेंड है. मतलब 0.1 सेकेंड के बाद मेरे को अगली वाइब्रेशन ऑफ साउंड फील होगी. मेरा जो कान है वो एक वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के बाद अगली वाइब्रेशन को कितने टाइम के बाद डिटेक्ट करेगा? 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड का मतलब हो गया 1/10 ऑफ सेकेंड. 0.1 सेकेंड मतलब 1/10 ऑफ अ सेकेंड. तो यहां पर अगर मैं एक बीट की बात करूं तो ये मेरी एक बीट बन गई, और ये जो बीट बनी इसका ये जो टाइम है ये इसको हम बीट पीरियड कहेंगे. ये जो टाइम लगेगा इसको हम क्या कहेंगे? बीट पीरियड. अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करो, यहां से लेके यहां तक एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो रहा है. अगर ये वेरिएशन 0.1 सेकेंड से पहले हो गया, अगर ये वेरिएशन 0.1 सेकेंड से पहले हो गया तो आपके कान को पता ही नहीं लगेगा कि वेरिएशन हुआ. क्यों नहीं पता लगेगा? क्योंकि वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बाद, जीरो के बाद फिर मैक्सिमम. अच्छा देखो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जीरो होके फिर मैक्सिमम हो गया और वो 0.1 सेकेंड के पहले पहले हो गया. मेरे कान को पता ही नहीं लगेगा कि कुछ वेरी हुआ है. मेरे कान को वेरिएशन का पता लगेगी जब मेरे कान में वो वाइब्रेशन बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी, कम. वो मेरे को तब पता लगेगा जब वो 0.1 सेकेंड के बियॉन्ड होगा. क्योंकि 0.1 सेकेंड से पहले जो भी हो गया मेरे कानों को पता ही नहीं लगेगा. तो मेरे कानों को पता करने के लिए क्या होना चाहिए? ये जो बीट पीरियड है, ये बीट पीरियड, ये जो एक बीट बनने का टाइम है, ये 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए. सो ह्यूमन ईयर इस बीट को तभी सेंस कर सकती है. फॉर human ear to sense a beat, for human ear to sense a beat, the beat period value should be more than 0.1 सेकेंड. जो बीट पीरियड है वो 0.1 सेकेंड से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. और बीट पीरियड क्या होता है? ये बीट पीरियड आपके पास क्या होता है? ये बीट पीरियड की वैल्यू होती है 1/ν1 - ν2. तो बीट पीरियड का मतलब 1/ν1 - ν2. तो ये जो बीट पीरियड 1/ν1 - ν2 है, ये क्या होना चाहिए? 0.1 मतलब 1/10 से ज्यादा होना चाहिए. और जब ये 1/10 से ज्यादा होना चाहिए तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 10 शुड बी ग्रेटर देन ν1 - ν2. तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो ईयर है वो बीट को सेंस करे, तो बीट को कब सेंस करेगा? जब ν1 - ν2 की वैल्यू जो है वो 10 हर्ट्ज से कम होगी. तो जब ये कम होगी तब हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे. तो ये हमारी कंडीशन आ गई. पेपर में क्वेश्चन आया था कि ऐसा क्यों, तो आपने ये चीज एक्सप्लेन करनी. समझ में आया क्यों होता है? ताकि हमारा ईयर, कान इसको सेंस कर सके. कान तभी सेंस कर पाएगा अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम होगा. अगर ज्यादा हो गया तो हमारे ईयर्स को पता ही नहीं लगेगा कि बीट फॉर्म हुई है. हाँ जी, ठीक है, क्लियर है. अब देखो, हमें पेपर में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे. जैसे ये आ गया, 2 सितार स्ट्रिंग्स A and B प्लेइंग द नोट धा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी बीट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज. तो मेरे पास दो सितार स्ट्रिंग्स हैं, एक A और दूसरी B, और दोनों सितार स्ट्रिंग्स जो हैं वो धा प्ले कर रही हैं. और एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ν1 है, दूसरी की ν2. और जब मैंने दोनों से धा प्ले किया तो मेरे को यहां पे बीट्स मिली, और वो बीट की फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी दी हुई है? 5 हर्ट्ज. ये दिया हुआ है कि बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज. इसका मतलब ऑब्वियसली ν1 और ν2 इक्वल नहीं है, तभी बीट्स बनी ना, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि the tension of string B is slightly increased. मैंने ये जो B है इसकी टेंशन को थोड़ा सा क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया. तो जब इसकी टेंशन को इंक्रीज किया
तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है दैट इज फाउंड टू डिक्रीज। तो फिर इंक्रीज करने पे जो बीट की फ्रीक्वेंसी है, ये जो बीट्स 5 हर्ट्ज थी, ये बीट की फ्रीक्वेंसी अब क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। ये डिक्रीज करके कितनी होगी, 3 हर्ट्ज। तो पहले बीट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 हर्ट्ज, अब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालनी है। कब, अगर ए की फ्रीक्वेंसी हमें 427 हर्ट्ज दी हुई है, तो ए की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, बी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपको पता है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, न्यू1 माइनस न्यू2, या क्या होता है, न्यू2 माइनस न्यू1। ये डिपेंड करेगा बड़ा कौन है। तो अगर मेरे को लेटेस्ट से न्यू1 पता है, मेरे को न्यू1 पता है, मेरे को बीट फ्रीक्वेंसी भी पता है, और एग्जामिनर कहता है कि दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी को क्या करो, फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करूंगा, कैसे फाइंड करूंगा, दूसरे सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पहले सोर्स की फ्रीक्वेंसी में बीट फ्रीक्वेंसी या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों, जैसे मेरे को पता है कि 210 हर्ट्ज जो है वो मेरा न्यू1 है, और मेरे को एग्जामिनर कह रहा है कि ये 5 हर्ट्ज आपकी बीट फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू2 क्या हो सकता है, डिफरेंस 5 होना चाहिए, डिफरेंस 5, ये 205 भी हो सकता है और ये 215 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 5 आएगा। तो कहने का मतलब कि आप जब भी एक आपको सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और बीट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और आपको एग्जामिनर कह रहा है कि दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, उसका ये आपका फॉर्मूला होगा। हाँ जी ठीक है, ये क्लियर है। तो अगर मैं पहली इंफॉर्मेशन जो मेरे को दी है, पहली इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि आपकी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है, तो पहली इंफॉर्मेशन के हिसाब से बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ए की फ्रीक्वेंसी में प्लस माइनस 5 हर्ट्ज। तो इसका मतलब जो बी की फ्रीक्वेंसी होगी, ए की आपको दी हुई है 427, तो या तो वो बनेगी 422 अगर मैं 5 माइनस कर दूं, या बनेगी 432 अगर मैं 5 क्या करूं, ऐड कर दूं। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरा ये जो गिवन केस है, इसमें ये दोनों में से कोई एक बी की फ्रीक्वेंसी है, दोनों में से बी की कोई एक फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने क्या किया, टेंशन को क्या किया आपने, इंक्रीज। और हमें पता है कि स्ट्रिंग के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2L अंडर रूट ऑफ T/M है। तो अगर आप टेंशन को बढ़ाओगे, अगर आप टेंशन को इंक्रीज करोगे, तो ये फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज। तो अगर मैंने बी की टेंशन को बढ़ाया तो ये वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज, ये वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज। यही हुआ ना, टेंशन को बढ़ाया तो ये आंसर बढ़ जाएगा, ये आंसर बढ़ जाएगा, तो दोनों वैल्यू में क्या आएगा, इंक्रीज। पर एग्जामिनर कह रहा है कि आपने जब टेंशन को बढ़ाया तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। बीट की फ्रीक्वेंसी कम होने का क्या मतलब है कि वो जो डिफरेंस इन न्यू1 एंड न्यू2 है वो क्या हो गया, कम हो गया। वो जो डिफरेंस था वो कम हो गया। बीट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब डिफरेंस बढ़ गया, कम होने का मतलब डिफरेंस कम हो गया। अब एक चीज नोटिस करो, इसको अगर मैं इंक्रीज करूं तो ये कितना बन जाएगा, 423। 423 को इससे माइनस करो, कितना आंसर आ रहा है, हाँ जी कितना आ रहा है, 4 हर्ट्ज। अच्छा, अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, इसको इंक्रीज करूं, कितना बनेगा, 433। 433 को इससे माइनस करो, कितना आ रहा है, बोलो, 6 हर्ट्ज। अब आप नोटिस करो, आपने अगर इसको बढ़ाया तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और इसको बढ़ाया तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेंशन को बढ़ाने पे बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर वो कम हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरा जो करेक्ट आंसर यहां पे आएगा वो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, दोनों में से कौन सी वैल्यू मैं करेक्ट मानूंगा, 422। मैं मानूंगा कि मेरी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 422 है। तो आपको पेपर में ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको एग्जामिनर कहेगा कि बताओ कि दूसरे की फ्रीक्वेंसी क्या है, और वो दूसरे की फ्रीक्वेंसी देखने के लिए
आपको दोनों को माइनस करना पड़ेगा, पर दोनों को माइनस करने पे 2 आंसर्स आएंगे और फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यार कौन सा आंसर सही है। हाँ जी ठीक है। और यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने। तो पहली चीज जो याद रखनी है वो है कि टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज। दूसरा, अगर कभी ट्यूनिंग फॉग आ गया तो ट्यूनिंग फॉग में अगर मैं ऐसे ट्यूनिंग फॉग के ऊपर वैक्स लगाता हूं तो ट्यूनिंग फॉग पे वैक्स लगाने पे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कर जाएगी डिक्रीज। और अगर मेरे पास एक ट्यूनिंग फॉग है और उस ट्यूनिंग फॉग की जो प्रोंग है, प्रोंग, इसकी मैं करता हूं फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब इसको घिसा के पतला करता हूं, तो घिसा के पतला करने पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो कुछ बातें याद रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम कि अगर ट्यूनिंग फॉग पे वैक्स लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ट्यूनिंग फॉग को घिसाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एंड समटाइम्स क्वेश्चन में वर्ड आ जाता है ऑक्टेव। तो ऑक्टेव का मतलब है डबल फ्रीक्वेंसी, दैट इज ट्वाइस। तो अगर कभी आ गया कि हमने गिवन फ्रीक्वेंसी का ऑक्टेव लिया तो ऑक्टेव का मतलब हमने जो गिवन फ्रीक्वेंसी ली वो पहले वाले की डबल ली है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने याद रखने हैं जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये कुछ चीजें हैं जिनको पुट करके एग्जामिनर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को देगा। हाँ जी, क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है।